दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। दोस्तों आज हमारे साथ में मिस्टर मनदीप सिंह और इनकी ऑल इंडिया रैंक 44 आई थी। किस तरीके से इनकी ऑल इंडिया रैंक 44 आई थी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सी में। Thank you so much, sir. Thank you for having me with you. सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 44। और इसके बाद आपकी आर्टिकलशिप भी अभी चलने वाली है आपकी, जो नवंबर 2020 में आई थिंक की आपकी ऑल इंडिया रैंक 44 आई थी, करेक्ट? हाँ जी, नवंबर 2020 था मेरा। जी। तो आपने किस तरीके से पढ़ाई करी थी? आपकी स्ट्रेटजीज क्या क्या होती थी? कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ तो एज सच क्लासेस जो मेरी थी वो February 15-16 के अराउंड स्टार्ट हुई थी। तो जो स्टडी पीरियड मिला था नवंबर 2020 तक का वो 9 मंथ्स का था अप्रॉक्स, लेकिन लास्ट में 20 डेज एक्सटेंड हो गए थे। मैंने उसमें 10-15 दिन स्किप कर दिए, वो एक अलग बात है जो करने नहीं चाहिए थे शायद। तो पीरियड जो 9 मंथ का मिला था, लेकिन जो इफेक्टिव स्टडी पीरियड था वो 6 से 6.5 मंथ्स का ही था मेरा, क्योंकि बीच में कुछ शायद कुछ हो गया था जो मैं काफी डे स्किप करता गया कंटिन्यूअसली बीच बीच में। मैं किसी को सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि आप करें, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा इशू था तो वो हो गया। तो लेकिन 6.5 मंथ काफी थे, तो उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। उसके बाद अपना डेली 10-12 घंटे जितना भी हो पाता था, तो इस तरह से पढ़ता गया। ऐसे रैंक तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो आ गई है भगवान की दया से, तो वो अच्छा है। नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस पास होना था। ओके मनदीप, चलिए ठीक है, डिटेल में हम बात तो करेंगे करेंगे। थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और आपके फैमिली में भी कोई ऐसे सीए हैं या कि कोई कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं कोई पर्सन? नो, मेरी फैमिली में सच कोई सीए नहीं है। इनफैक्ट मेरी फैमिली में कोई ऐसा एजुकेटेड भी नहीं है। मैं ही पहला हूँ जो घर से एजुकेशन किसी तरह की ले रहा हूँ। तो मेरे हम लोग 4 लोग की फैमिली है। तो मेरे पापा जो है वो कार ड्राइवर है, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, एक छोटा भाई है, तो वो भाई ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मैं ही पहला हूँ जाए शायद जो इस फील्ड में आया सीए में और आगे बढ़ रहा है। क्या बात है मनदीप, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जो भी स्टोरी है। क्योंकि अगर फैमिली में कोई सीए नहीं है, कोई अच्छी एजुकेशन भी अगर फैमिली में नहीं है, और उस फैमिली का अगर कोई भी बच्चा है और अगर ऑल इंडिया रैंक 44 आता है, तो ऑब्वियसली काबिल तारीफ है। और वो भी सीए जैसे कोर्स में जहाँ की पास होना काफी डिफिकल्ट है। एक मुझे आप बात बताइए कि जब आपने सीए ज्वाइन करा था, तो उस टाइम पे आपके मन में क्या चल रहा था कि आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं क्लियर कर पाएंगे, कितना डिफिकल्ट कोर्स है? आपके मन में बहुत सारी चीजें आई थिंक कि चल रही होंगी। तो क्या क्या चीजें उस टाइम पे चल रही थी और आपने उसको किस तरीके से हैंडल करा? एज डेफिनेटली सबके माइंड में आता है, क्योंकि काफी सारे एनवायरनमेंट में जितने लोग भी होते हैं तो वो बोलते हैं कि सीए इज वेरी टफ एंड इट्स वेरी टफ टू क्लियर। इंटरमीडिएट में फाउंडेशन में बच्चे क्लियर नहीं होते तो फाइनल तक कैसे जाओगे। फिर कई बार इशू होता है कि ग्रेजुएशन करें या ना करें, क्योंकि फिर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है सच। तो हम्म। इश्यूज तो सबके साथ आते हैं, लेकिन इतना भी वो नहीं था। मतलब एक सेट प्रोसीजर है ना कि हम पढ़ते जाएंगे सही से तो क्यों नहीं होगा। कई बार थोड़ा 1-2 बार हो भी जाता है ऊपर नीचे, पर अगर हम सही से पढ़ते आते हैं तो हो जाएगा। तो ऐसा मतलब मैंने ये लिया था कि हाँ टफ है, तो मैंने उसका एक्सेप्ट किया कि टफ होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा बाकी कोर्सेज के मुकाबले। लेकिन फिर होता गया अच्छे से। फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट के लिए भी सही से पढ़ाई करी तो वो भी क्लियर हो गया। ऐसा जो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, आपकी जो ग्रेजुएशन थी, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है या अभी चल रही है? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन स्किप कर दी। मैंने तो ग्रेजुएशन स्किप ग्रेजुएशन नहीं आपने किया, स्किप कर रखी है। क्योंकि और मेरा हमेशा से था कि मेरे को सीए के अलावा कोई और दूसरा कोर्स करना नहीं था, एमबीए या ऐसा कुछ भी। तो फिर अब जब सीए में ग्रेजुएशन चाहिए नहीं होती, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूंगा फिर करके उसको। तो जिनका मेन फोकस सिर्फ सीए पे, उनको आगे कुछ और नहीं करना है, तो फिर कॉलेज जाने का एम ऐसा पर्सनालिटी डेवलप है, तो वो घर पे भी अच्छे मतलब कोर्सेज सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी। बाकी डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज को मिलता है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें उसमें, उसको छोड़े ऑब्वियसली नहीं। इवन मतलब इंस्टीट्यूट के भी कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप सीए एंटर हाँ कर जी। लेते हैं तो इग्नू के थ्रू भी आई थिंक कि आपको शायद पता हो, हाँ। एक साल में वो ग्रेजुएशन भी हो जाती है। हाँ तो जी। कोई हाँ जी। अगर स्टूडेंट चाहे तो उस तरीके से भी कर सकता है। हाँ। जैसे कि आप सीए एंटर में आए, तो सीए एंटर में आने के बाद आपकी क्लासेस डेफिनेटली स्टार्ट होगी होंगी, आपने क्लासेस ऑब्वियसली ले भी रखी होंगी। हाँ जी। और उस हशल में और साथ में आपकी जो तैयारी थी, किस तरीके से आप उसको मैनेज करते थे? क्लासेस मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ली थी। हम्म। थ्योरी में सिर्फ मैंने ऑडिट की क्लास ली थी। तो जो लॉ और EISSM था वो ओके। सेल्फ स्टडी किया था, और FM इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स पार्ट सेल्फ स्टडी किया था, क्योंकि वो भी थ्योरी था।
तो प्रैक्टिकल क्लासेस तो मेरे पास क्लासेस जो थी वो 4-5 सब्जेक्ट की थी, तो मेरे को उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता था जितना बाकी बच्चों को होता है जो 8 सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं। आपका और जो काफ़ी टाइम वहाँ पे बच जाता था। हाँ डेफिनेटली मैं मतलब थ्योरी क्लास में जब बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे होते थे तो मैं घर पे ही अपना बुक्स उठा लिया एसीआई मैट और उससे पढ़ने लगा, हुँ, हुँ। तो वो टाइम काफी सेव हो जाता था। और खुद से जब मैं क्लासेस तभी सजेस्ट करूंगा थ्योरी सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली, जब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है थ्योरी सब्जेक्ट इंटरप्रेट करने में। अगर आप इंटरप्रेट कर लेते हो उसको पढ़ के, क्योंकि हुँ, लॉ कई बार इंटरप्रेट नहीं होता है बच्चों से, तो लॉ में सजेस्ट करूंगा कि आप क्लासेस ले लो और ऑडिट की ले लो। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा थ्योरी है जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो पढ़ के खुद से और समझ सकते हो, तो आप उससे टाइम बचा सकते हो। जितना टाइम क्लास में दोगे 2-3 घंटे, उसको घर पे पढ़ लो। ग्रेट। तो इस तरीके से आपने काफ़ी टाइम बचा लिया और डेफ़िनेटली मीन्स खुद सेल्फ स्टडी आपने ज़्यादा करी थी। ऑल इंडिया रैंक उसके बाद आपकी आ गई, करेक्ट? हाँ, सेल्फ स्टडी पोर्शन पे मैंने हमेशा ज्यादा फोकस किया है। प्रैक्टिकल में भी हुँ, हुँ। क्लासेस क्लासेस थी, अच्छी बातें थी, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करता था। मैं पूरे टाइम ऑलमोस्ट, जब क्लासेस खत्म भी हुई तो मेरा पूरा टाइम सेल्फ स्टडी पे रहता था, क्योंकि मेरे को पता था एट द एंड टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ा देंगे, लेकिन एट द एंड आपको ही सारा याद करके मेमोराइज करके वो जाके एग्जाम में लिख के आना है, तो वो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने क्लासेस ऑनलाइन ले रखी थी या फेस टू फेस ले रखी थी? मैंने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ऑनलाइन ली थी। ऑनलाइन ले रखी थी, ओके। हाँ जी। और 1 घंटे में लगभग कितने सॉरी 1 दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? ऐसा मैं टाइमर सेट करके रखता था, तो हुँ, हुँ। उसमें मैं कोशिश करता था कि 10 आवर्स से कम ना हो, हुँ, हुँ। क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है। मतलब 30-35 बुक्स अराउंड होती है हमारे पास और टाइम बहुत कम होता है। और फिर 9 मंथ कंटिन्यूअसली आप स्टडी भी नहीं कर सकते, बीच बीच में कुछ शायद ब्रेक आप ले लोगे ही, हुँ, हुँ। संडेज को, या कभी कुछ फैमिली इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं। हुँ, हुँ। तो उस टाइम मैं कोशिश करता था कि मिनिमम 10 आवर्स की तो मैं करूँ, और 12 आवर्स से कभी ज्यादा नहीं, एक भी मिनट ज्यादा नहीं। मतलब 12 हो जाता था अगर, तो मैं पढ़ाई वढ़ाई पे रख देता था। अच्छा वो 10 से 12 घंटे वो आपकी इफेक्टिव स्टडी थी। मतलब ऐसा नहीं कि आप इफेक्टिव स्टडी। पढ़ाई कर रहे हो और गाने सुन रहे हो या घूमने चले गए या मतलब उस तरीके से पढ़ाई नहीं, एकदम इफेक्टिव नहीं, स्टडी 10 टू 12 आवर्स, करेक्ट? हाँ 10 से 12 आवर्स इफेक्टिव थी, लेकिन जो पूरा 9 मंथ्स मैंने पढ़ा नहीं, तो 6 and 6.5 मंथ्स ही पढ़ा। तो वो ऑन एन एवरेज करके आप 8-9 आवर ही आ जाता है। इनफैक्ट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे घर में रिसेंट जो फ्लोर हुई थी उसका प्लास्टर हुआ था। ओके, तो वो एक सोफे पे बैठे बैठे मैंने 9 महीने निकाल दिए, वो साइड की फ्लोर नीचे धस गई है। क्या बात तो घर वाले अभी भी चिढ़ाते हैं कि यार तूने तो नीचे कर दिया सब कुछ। है। ओके, सो आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट हो गई थी? सीए फाउंडेशन आपने क्लियर करा, रिजल्ट्स आ गए, है ना? सीए हाँ फाउंडेशन जी। में पास हो गए। उसके बाद हाँ आपकी जी। पढ़ाई सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स के बाद स्टार्ट हुई या आपने जब एनरोलमेंट कराया सीए रजिस्ट्रेशन जब आपने कराया सीए इंटरमीडिएट में उसके बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई? नहीं, सीए फाउंडेशन का जिस दिन रिजल्ट आया था, मे बी अराउंड 4th या 5th फरवरी को। हुँ, हुँ। तो उसके बाद फिर मैंने टीचर सर्च करना शुरू किया कि कौन कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप जो भी मेरे को सही लगता है। फिर हुँ, हुँ। 8-9 दिन लगे थे, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मैं पेन ड्राइव आने में, तो अराउंड 15th फेब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। 15 फेब से। हाँ, फाउंडेशन के रिजल्ट के 10 दिन बाद से। ओके, इसका मतलब कि लगभग 15 फेब से लेकर के और नवंबर में तो खैर एग्ज़ाम्स ही होने हैं। तो अक्टूबर हाँ तक जी। आपकी एकदम डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई चली लगभग 10 से 12 घंटे, इंक्लूडिंग जो भी आपके हॉलिडेज़ और वगैरह-वगैरह जो आपने स्किप कर दी बीच में ऑब्वियसली। हाँ, उनको हटा के बाकी बाकी टाइम बहुत एक सिंसियरली तरीके दिया। से 10 से 12 घंटे आपकी एक डेडिकेटेड स्टडी रही थी। हाँ अ, डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे आईसीआई की बुक्स रेफर करना ज़्यादा अच्छा है या जो मार्केट में मटेरियल्स मिलते हैं उनको रेफर करना ज़्यादा अच्छा है? ओके, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि आप लोग आईसीआई की बुक रेफर करें, हुँ, हुँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब मैं मतलब कई बार क्या होता है, रिफ्रेशर बुक ले लेते हैं, बाहर की रेफरेंस बुक ले लेते हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें इतना ज्यादा आपके पास मटेरियल हो जाता है कि वो कवर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो कवर हो पाए। हुँ, हुँ। तो आईसीआई की बुक में परफेक्ट उतने क्वेश्चंस होते हैं कि आप उतने सॉल्व करके चले जाओगे, तो मेजोरिटी चांसेस है कि आप पास हो जाओगे हुँ, हुँ। अच्छे मार्क्स के साथ। तो अगर आपके बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम है, एक्स्ट्रा रिवीजन या कुछ चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आईसीआई की बुक ही आप दोबारा पढ़ लो। उसको 5 बार हो गई है कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ लो, लेकिन 6 बार पढ़ लो। रेफरेंस बुक, हाँ 6 बार उसको पढ़ लो। लेकिन रेफरेंस बुक ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करता, आईसीआई का मटेरियल काफी होता है। हुँ, हुँ।
ओके, अब यहाँ पे हम बात करें अगर टीचर्स की, अब जैसे कि टीचर्स का हम किसी यहाँ पे ओपनली डेफिनेटली नाम नहीं ले सकते, बट आपको पता है कि कई सारे टीचर्स होते हैं जो कि इनका नाम काफी होता है, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लोग पहचानते नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन से टीचर ज्यादा अच्छे होते हैं, जो जिनका ज्यादा नाम होता है, या मीन्स अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से टीचर्स होते हैं जिससे क्लासेस लेने में ज्यादा बेनिफिशियल है? अब मोस्टली कुछ टीचर्स जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो इंडिया लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे सब लोग उन्हीं से क्लास लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो जो ट्रस्ट होता है कि हाँ इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो देयर इज अ रीजन फॉर कि वो उनसे पढ़ रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि जो टीचर्स उतने फेमस नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते। डेफिनेटली बहुत सारे हिडन जेम्स भी हैं जो शायद छोटे लेवल पे पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट मैं अब नाम नहीं ले पाऊंगा पर्सनली, लेकिन मैंने एक सब्जेक्ट की क्लास किन्हीं थोड़े से लो लेवल की टीचर से ली थी, जो इंडिया लेवल पे इतने ज्यादा मतलब फेमस नहीं है अभी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या सही लगता है। हालांकि गाइस इनफैक्ट यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है। हमारा पूछने का या बोलने का या डिस्कस करने का हमारा ये मतलब नहीं था कि कोई टीचर लो है या हाई है। सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। एज एन टीचर मैं भी काफी मेहनत करता हूँ, और एज एन जैसे यूट्यूब चैनल पे काफी सारी वीडियोस मेरी भी आती रहती हैं, तो काफी इन द बैक साइड काफी मेहनत होती है इसके लिए। तो सारे के सारे टीचर्स काफी मेहनत करते हैं। सारे टीचर्स बराबर हैं, सारे टीचर्स चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट की रैंक आए। तो हम इस तरीके से बात करेंगे, मतलब हम किसी का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करने जा रहे हैं डेफिनेटली, बट यस दिस इज जस्ट एन ओपिनियन फ्रॉम ऑल इंडिया रैंकर। तो प्लीज आप बताइए इसके बारे में। हाँ, तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत जो बड़े लेवल के टीचर्स होते हैं तो उनके पास स्टूडेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उनके पास इतना टाइम नहीं निकल पाता कि वो हर एक बच्चे के डाउट बैठ के सॉल्व करें। हम्म। अगर डेली उनके पास अगर 10,000 बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं तो 10,000 बच्चों में अप्रोक्स 2,000 3,000 बच्चे डाउट पूछेंगे तो वो इतना सॉल्व नहीं कर सकते। जो एक थोड़ा सा अगर आप लो लेवल की टीचर देखो, लो लेवल इन द सेंस ये नहीं कि नॉलेज लो है, नॉलेज इनके पास कम है क्राउड तो, कम है। बट हाँ उनके पास इतना ज्यादा क्राउड ना हो कि वो अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुए। हम्म। उस तरह में क्या होगा ना कि आप पर्सनल उनसे टच में रह पाओगे, आपको कोई भी क्वेरी है वो जल्दी रिजॉल्व होगी। हम्म। तो वैसे ऐसे टीचर्स आजकल इतने अच्छे आ गए हैं कि डाउट जल्दी आता नहीं है, लेकिन इन केस अगर आ जाता है तो आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो। ग्रेट। अच्छा, आप जो थियरी सब्जेक्ट्स हैं, थियरी सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ये कैसे आप मैनेज करते थे? मतलब रेशियो क्या होता था? आप ज्यादा थियरी सब्जेक्ट पढ़ते थे या प्रैक्टिकल्स आप ज्यादा पढ़ते थे? तो रेशियो बिल्कुल थ्योरी का मेरा ज्यादा होता था, थ्योरी का ज्यादा क्योंकि पढ़ते थे? हमेशा से मिथ, हाँ मिथ क्या, मिथ तो नहीं है, ये फैक्ट है कि बच्चे अकाउंट्स, कॉस्टिंग हम्म। और एफएमई को, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट्स, इसमें ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। लेकिन जो दो तीन थ्योरी सब्जेक्ट है, लॉ, ईआईएस, एसएम और ऑडिट, तो मोस्टली फेल जो जो बच्चे शायद नहीं क्लियर कर पाते, तो उनका मेन रीजन यही होता है थ्योरी सब्जेक्ट्स का। तो स्टार्टिंग से एक डर बैठा हुआ था कि थ्योरी में फेल ना हो जाऊं, थ्योरी में फेल ना हो जाऊं, तो मैं थ्योरी को ऐसा ये नहीं करता था कि वो पढ़िए साइड में और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हुए जा रहा है। तो थ्योरी पे भी बराबर ही फोकस था, इनफैक्ट और ज्यादा था, क्योंकि प्रैक्टिकल में था कि स्टेप मार्क तो मिल जाएंगे, थ्योरी में कुछ नहीं मिलेगा अगर अच्छे से आंसर नहीं लिखा तो। ऑब्वियसली। और आपने प्रैक्टिस कैसे कर रखी थी थियरी लिखने के लिए? थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसे करता था कि आईसीआई की बुक उठाई, हम्म। उसके डेली 20-20 पेजेस पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल 300 पेजेस की बुक है तो मैं ऐसे करता था कि फर्स्ट डे मैंने 20 पेजेस पढ़े, नेक्स्ट डे नेक्स्ट 20 पेजेस पढ़ने से पहले वो पहले वाले दिन के 20 रिवाइज कर लिए। ये मैं तब तक साइकिल चलाता था जब तक चैप्टर मेरा पूरा खत्म ना हो जाए। तो चैप्टर खत्म होते होते मैं 3-4 बार उसको पढ़ चुका होता था चैप्टर को। और रिवीजन भी बिना 3 बार आपकी साथ में हो गई? हाँ, और बिना लिखे मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी। मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप लोग भी बिना लिखे करें। आप एक नोटबुक ले लो, जरूरी नहीं है सारे पॉइंट लिखो, लेकिन ऐसे स्क्रिबलिंग हल्का हल्का सा करते रहो कि हाँ ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो उस तरह से आपके वो माइंड में फीड होती जाती है चीज, उसको मुंह से या ऐसे मेमोराइज करके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपसे लर्न नहीं हो पा रहा है तो आप डेफिनेटली उसको लिख के ही करें। मैंने भी सारे सब्जेक्ट का लिख के ही करा है हमेशा। ओके, मॉक टेस्ट पेपर से आपने कुछ सॉल्व करे थे? हाँ, मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करे थे। ग्रेट। आईसीआई के जो प्रीवियस अटेम्प्ट के थे वो भी, हम्म। और कुछ टीचर्स की टेस्ट सीरीज जैसे आती है तो एक दो उससे भी कर लिए थे, तो प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो गई थी।
ओके, आपके हिसाब से जैसे कि आपकी तो पहली बार में ही बोथ ग्रुप पास हो गए और आपकी ऑल इंडिया रैंक आ गई। आपके हिसाब से कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं? मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो सबसे ज्यादा देखा है, तो पहला पॉइंट है वो थ्योरी सब्जेक्ट का, हुँ, हुँ। कि वो प्रैक्टिकल में पता नहीं क्या करते हैं कुछ बच्चे, कि वो पिछले 15 साल 20 साल के पेपर भी सॉल्व करके जा रहे हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल में इतना ज्यादा टाइम चला जाता है कि थ्योरी हो ही नहीं पाती। थ्योरी की बुक खुलती है एग्जाम के 1 महीने पहले, हुँ, और हुँ। फिर प्रैक्टिकल पेपर इजी आ जाता है, थ्योरी टफ आ जाता है, तो वो नहीं हो पाता पास। तो जो पहली गलती है कि वो थ्योरी सब्जेक्ट पे उतना फोकस नहीं करते हैं सब लोग। दूसरी जो गलती है, वो मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है सच सिंसियरली, कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर वालों ने अगर पैसा लगाया हमारे ऊपर, इतना क्लासेस में खर्च किया है, तो उसको हम सिंसियरली लें, उसको वो ऐसे ना करें डेडिकेशन कि नहीं होती है एक हाँ, स्टडी की। डेडिकेशन कई बार डेडिकेशन का लैक हो जाता है, तो वो भी रीजन है। बट मोस्टली सारा पेपर के अराउंड स्ट्रक्चर है, कि जो आप थोड़ा सा थ्योरी पे ज्यादा फोकस करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और ये एक ऐसा ट्रैप है कि फंस गए तो फिर थोड़ा सा और मुश्किल है। तो आप कोशिश करो कि अगर मतलब आप एक बार दो बार नहीं हो पाए, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है, कितनी भी जल्दी करके। ग्रेट, ग्रेट। रिविजन्स कितनी बार आपने करी थी? तो ऐसा मैंने एक टारगेट सेट किया था कि मैं 4 रिविजन्स तो करके जाऊंगा एटलीस्ट। हुँ, हुँ। थ्योरी का मैंने काउंट नहीं करा, ऑडिट और ईआईएसएसएम की बुक मैंने पढ़ी है 10 से 12 बार। ओके। कि हाँ, लेकिन उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि शुरू के 3-4 बार तो टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद आप एक दिन भी कभी फ्री हो और एक बुक लेके बैठ जाओ ऑडिट की, तो वो आराम से रिवाइज हो जाती है। हुँ, तो हुँ। उसको बीच बीच में ब्रश अप करते करते वो 10 से 12 टाइम्स हो गई थी। लेकिन बाकी सब्जेक्ट के मैंने मिनिमम 4 रिविजन्स प्लान करे थे। लेकिन एग्जाम आते आते जब 10 दिन बचे, तो मेरे को लग रहा था कि यार अब शायद नहीं हो पाएगा, ये 4 तो नहीं हो पा रहे हैं, 3 हो पा रहे हैं। लेकिन ओके, फिर होपफुली एग्जाम एक्सटेंड हो गए थे 20 दिन। तो तो उस बेनिफिट वहाँ पे मिल अराउंड गया आपको। 10 दिन मैंने सच उसमें पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो मैंने उसमें एक बार और फटाफट सारे एक सब्जेक्ट एक एक बार रिवाइज कर लिए, तो वो 4 हो गए थे एट द एंड। ओके। जो 1 दिन पहले 1 दिन का जो टाइम मिलता है एग्ज़ाम के लिए, तो हम्म उस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटजी हुआ करती थी? वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। अगर उस दिन रिवाइज नहीं करा, तो पहले कितना भी पढ़ा है वो पूरा ऑलमोस्ट साल अगर बेकार, पूरे हाँ साल की मेहनत बेकार। वो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है। कई बच्चे वहीं पे आके कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो मेरी उसमें क्या अप्रोच रहती थी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक करे थे, हुँ, हुँ। तो मैंने हर सब्जेक्ट में कोशिश करा था कि मैं 10 या 12 से ज्यादा क्वेश्चन टिक ना करूं। अगर 16 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, तो मैं हर चैप्टर से मैक्सिमम 2 या एक ही क्वेश्चन करके कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट दिन में इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। हुँ, और हुँ। कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो उनको ऐसा जब देख के जा सकते हैं कि ये पॉइंट मैं गलती करता हूँ, तो मैं क्या करता था कि जहां भी मेरे को लगता था कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, मैं भूल रहा हूँ, तो पेपर फ्लैग वहां पे लगा देता था और उसके ऊपर लिख देता था कि नेक्स्ट टाइम रिवीजन में ये ये मेरे को चीज़ करके करनी जाना है है। आपको। हाँ, तो एग्जाम के एक दिन पहले आते आते मैं पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जहाँ जहाँ पे फ्लैग लगाए थे वो सारे पॉइंट रिवाइज कर लिए थे। ओके, एक एग्ज़ाम्पल आप और बता सकते हो जैसे कि सीए इंटर में जो हाँ भी जी, स्टूडेंट्स हैं, तो आई थिंक ये हाँ सिलेबस जी, तो बहुत कुछ उन लोगों ने पढ़ रखा होगा। हाँ कोई जी। एक ऐसा एग्ज़ाम्पल आप बता पाओगे जिससे कि ज़्यादा कुछ क्लैरिटी हो पाए कि आपकी स्ट्रेटजी उन सारे क्वेश्चंस में किस तरीके से हुआ करती थी? ऐसे अगर एग्जाम्पल ले लेते ईआईएसएसएम का, हुँ, हुँ। क्योंकि ठीक मोस्टली है। पैनिक वाला सब्जेक्ट वही है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा मगअप ही करना है पूरा। हुँ, हुँ। और अराउंड 400 पेजेस की बुक है, 350 400 की सिर्फ ईआईएस की, और अराउंड 200 या 150 पेजेस की एसएम की बुक है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब रीडिंग स्टार्ट करी, तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और उसमें कुछ लॉजिक तो लग भी नहीं रहा था। तो मैंने हुँ, कहा, हुँ। मुझे लगा कि यार अब इसमें कैसे करें, तो मैंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई कि 20-20 पेजेस पढ़ो, पीछे का रिवाइज करते चलो, एक रिवीजन पहले इस तरह से कंप्लीट करो, एक बार पूरी बुक पढ़ लो। फर्स्ट टाइम जब वो बुक खत्म हो गई, तब दूसरे मैं छोड़ता नहीं था, वो बुक दोबारा उठाई, दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूअसली डेली आधा 1 घंटा उसको दे दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने लिख लिख के अपना हाथ उस बुक के ऊपर रख के कि यहाँ पे क्या लिखा है, इस पे इस हेडिंग के नीचे, तो वो मैं कॉपी पे लिखता था। तो मैं देखता था कि मेरे माइंड में वो फीड हो गई अभी कि नहीं, मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं। तो अगर वो मैं लिख ले जाता था, तो वहां पे फिर मैं उस पेज पे दोबारा फोकस नहीं करता था, मेरे को लगता था हाँ अब ये चीज मुझे याद हो गई। हुँ, हुँ। इस तरह से दूसरा रिवीजन किया, तीसरा रिवीजन किया, चौथा रिवीजन किया, पांचवें रिवीजन आते आते ऑलमोस्ट पूरी बुक ही याद हो गई थी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि इसमें ये पॉइंट लिखने हैं, तो मैं उनको लिख के देख लेता था।
और उसके बाद भी जो नहीं याद हो रहा था कि ये ऐसे पॉइंट है कि ये मैं चाहे 50 बार भी बुक पढ़ लूं पर ये मेरे को याद नहीं होंगे, तो वहां पे फिर मैंने फ्लैग लगा दिए थे कि इनको तो एटलीस्ट देख के जाओ वरना ये गड़बड़ करा देंगे। बाकी पूरी बुक अगर नहीं भी देख पाए तो वो कहते हैं ना ठीक सबकॉन्शियस है में सब जाके कुछ। फीड हो गई है, वो फीड हो गई है, तो वो उसमें इशू नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे बाकी थियरी में एक और चीज होती है, जैसे अगर आपने थियरी पढ़ना शुरू करी, आपको हम्म कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बस उसको आंख बंद करके, मतलब आंख खोल के बस आप पढ़ लो। हाँ 2 बार 3 बार जैसे आप पढ़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे हाँ चीजें अपने आप ही समझना शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन वो 3 बार उन्होंने थ्योरी की बुक पढ़ी तो बोल रहे यार हमको तो याद ही नहीं होती है, याद ही नहीं होती है, हम कैसे करें, बोर हो जाते हैं। मैंने कहा भाई उसको 6 से 7 बार करो पहले, इतनी अच्छी याद हो जाएगी कि वो फिर मजा आने लगेगा, फिर खोलोगे 1 घंटे में खत्म हो जाएगी तो लगेगा अरे भाई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया। तो उसको जितनी ज्यादा बार आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ओके, ये स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल में आप कैसे यूज करते थे? क्योंकि प्रैक्टिकल में तो काफी क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं, अकाउंट से क्वेश्चंस काफी लंबे हैं, हम्म तो वहां पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी? प्रैक्टिकल में ऐसे जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो ट्यूशन टीचर्स होते हैं कि उन्होंने अपनी भी बुक दे दी, उसमें 15-20 साल पुराने भी क्वेश्चंस हैं और हम्म आईसीआई का मटेरियल भी है। तो मैंने पहले तो ट्यूशन के साथ साथ जो होमवर्क मिलता था क्लासेस में वो करता गया। जब हम्म क्लास खत्म हो गई तब हम्म एक दिन लेके बैठा तो मैंने रियलाइज किया यार इतने ज्यादा क्वेश्चन है, इतने ज्यादा क्वेश्चन है कि ये मैं एग्जाम के पहले तो कभी नहीं कर कभी पाऊंगा। हुई अगर बिल्कुल। उलझ गया तो फिर बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने रियलाइज किया था, मेरे टीचर ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में करीबन 100 से 150 क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैंने कहा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, 150 क्वेश्चन इसमें अकेले हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा इसको। हाँ, तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने मतलब ऐसे आईसीआई मटेरियल पे फेथ कर लिया कि जो भी होगा इसी से होना होगा तो हो जाएगा। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ भी आ गया तो फिर मैं क्या, सभी खराब कर देंगे। बिल्कुल। हाँ जैसे सीए फाइनल में इस बार क्या होता है, एसएफएम का पेपर थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ आ गया था, तो जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रखी थी तो उनका भी उतना अच्छा नहीं जा पाया। तो वो हम्म। टफ है तो वो सबके लिए आएगा, तो आप ऐसा करो आईसीआई मटेरियल पे ट्रस्ट करो, उसको पढ़ लो। अगर प्रैक्टिस चाहिए थोड़े रेफरेंस बुक से 2-4 क्वेश्चन कर लिए ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी आईसीआई मटेरियल और प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट पेपर आरटीबी ये सब इन सब करने से काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। 60+ आप आराम से उस पर स्कोर कर सकते हो। उतना सफिशियंट है। उतना सफिशिएंट है, मतलब गोल अभी हमारा पास होना है, ऐसा ना होना कि हम्म। अकाउंट्स में 80+ आ रहे हैं बाकी सब्जेक्ट में 39। तो ग्रेट। सबका इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब जैसे कि यहाँ पे हमारी बात थियरी पेपर्स की भी हो गई और प्रैक्टिकल पेपर्स की भी हो गई, आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे जो भी आपके छोटे भाई हैं या जो भी अभी ऐसे लोग हैं जो कि अभी सीए कर रहे हैं और इनका ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे? मेरे पर्सनली 1-2 फ्रेंड है जिनका शायद नहीं नहीं क्लियर हो हम्म पाया अनफॉर्चुनेटली। हम्म तो मैं उनका एग्जांपल लेके आप बता देता हूँ कि नेक्स्ट डे हम लोग बैठे तो हमने डिस्कस किया कि तुमने गलती कहाँ पे करी थी। हम्म तो इस बार क्या होता है कि इस बार मेजोरिटी जो बच्चे फेल हुए थे वो टैक्स के पेपर में हो गए थे, हम्म क्योंकि टैक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था हम्म और उस पे उन्होंने सही से रिवाइज नहीं करे थे। और जिन जो सब्जेक्ट वो रिवाइज करके गए थे अकाउंट्स एडवांस अकाउंट बहुत अच्छे से, वो पेपर इतनी इजी आ गए कि उसमें सभी बहुत अच्छा स्कोर कर गए। तो जो लोग, अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो तो पहली बात तो ये जो एक होता है कि मेरे को प्रैक्टिकल पसंद है, मेरे को अकाउंट्स पसंद है, टैक्स पसंद नहीं है, तो ये चीज थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाले, सारे सब्जेक्ट को उतनी इज्जत दें जितनी वो 100 डिजर्व मार्क्स करता है। सारे सब्जेक्ट्स के हैं तो सबको इक्वल हाँ इज्जत देनी डेफिनेटली पड़ेगी। सब, हाँ 100 मार्क्स के सारे हैं, सबको आप कवर करके चलो, क्योंकि कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा टफ आ जाएगा कौन सा इजी। तो 100 मार्क्स का आप कवर करके चलो, आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो और मिनिमम 4 से 5 रिविजन करके जाओ, तो 99.99% चांसेस है कि आप क्लियर हो। यही ओके, गलती यहाँ लगभग पे मैंने सबको देखी है। यहाँ पे अब मेरे 2 क्वेश्चंस और हैं। एक तो है अकाउंट्स के लिए और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ईआईए सेशन के लिए। हम्म अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका पेपर 60 हम्म 65 70 उससे ज्यादा नहीं हो हम्म पाता है, हम्म तो वहां पे आपको कैसे प्लान करना है? और दूसरी बात, अगर हम बात करें ईआईए सेशन की, तो जैसे हम्म कि आपने भी बताया कि उसमें चीजें समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आती नहीं है और उसमें मार्क्स भी काफी कम मिलते हैं, तो हम्म ये दो चीजें आपने कैसे टैकल करी? अकाउंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि वो हद या तो क्वेश्चन करते नहीं है,
करते तो हद से ज्यादा कर लेते हैं। मैं किसी को जानता हूँ जो उसने अराउंड 200 क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसमें अमेलगमेशन या ब्रांच अकाउंट के उसने 50-60 क्वेश्चन कर लिए, इतने ज्यादा कर लिए कि वो एग्जाम में जाके पैनिक कर गया, वो फॉर्मेट ही भूल गया। तो कई बार क्या होता है कि आप इतने ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हो कि आपको वो समझ में नहीं आता मैं जा किधर रहा हूँ, कोई सेट प्रोसीजर नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले ये कवर करके जाऊंगा तो अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने पिछले 4-5 जो मई 2018 के अटेम्प्ट से पेपर आ रहे थे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स या इनके, तो मैंने सारे निकाल के देखे। उसमें मैंने देखा कि ये लोग आईसीआई क्या करती है कि या तो स्टडी मटेरियल से उठा के दे देते क्वेश्चन, फिगर्स चेंज करके, कई बार तो सेम भी आ जाते हैं, या फिर जो चीज स्टडी मटेरियल से नहीं भी होती है तो वो इतनी टफ नहीं होती कि आप कर ना पाओ अगर आपने स्टडी मटेरियल करा है अच्छे से। हाँ, कई बार क्या होता है कि कोई आधा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ जाता है तो वो सबके लिए टफ आ जाता है। तो आप स्टडी मटेरियल को 5 से 6 बार करो। मेरे को याद है अमेलगमेशन का चैप्टर था, उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन थे एडवांस अकाउंट्स में, मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल के 4 क्वेश्चन करे थे। क्योंकि मैंने जब देखा पीछे का, अब हाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ट्रेंड क्या है, लेकिन ऑलमोस्ट एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं अमेलगमेशन चैप्टर से, और वो काम कर गया। एग्जाम में सेम जो प्रेडिक्शन थी वो लग गई। तो इसका मतलब कि क्वेश्चंस कम करने हैं बट क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं। डेफिनेटली आप टफ क्वेश्चंस करो जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कवर कर ले। जो टफ से टफ क्वेश्चन है आप उनको करो, क्वेश्चन थोड़े से कम करो, इजी वाले तो पेपर में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ऐसे मत करो कि एक ही चैप्टर के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम के एक दिन पहले समझ में नहीं आ रहा रिवाइज क्या करूं। मैं बिना रिवीजन के चले गए इस उम्मीद में कि अरे पहले तो 100 करे थे, तो पहले के 100 किसी को ऐसे याद नहीं होते हैं। तो आप कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे क्वेश्चन करो। ओके, अकाउंट्स के पेपर में जैसे जिस दिन आप एग्जाम लिखते हो अकाउंट्स का, तो उस टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? बड़े क्वेश्चंस पहले करना या छोटे क्वेश्चंस पहले करना? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है जो इस पेपर में आया है और जो मैंने पहले पढ़ रखा है, जो मेरे को याद है कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा। फिर वो भले ही छोटा हो या बड़ा। तो सबसे पहले तो मैं मोस्टली क्या होता है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो होता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करके आए, ये हो जाएगा। और पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप छोटे क्वेश्चन से शुरू करो, क्योंकि छोटे में क्या होता है टाइम कम लेता है। अगर गलत हो भी गया तो मार्क्स भी कम है, टाइम भी कम है, तो आप बड़े में बाद में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन आप 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस उम्मीद में लेके बैठ गए कि ये हो जाएगा और एट द एंड वो नहीं हुआ, होपलेस, तो फिर वो कॉन्फिडेंस काफी, मोरल डाउन हो जाता है वहां। और फिर वो छोटे भी नहीं कर पाता, फिर वो उसको छोटे में भी उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आता है सारा पेपर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप छोटे से स्टार्ट करो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ईआईएस सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे। आपने कैसे पेपर में ईआईएस सिस्टम कैसे लिखा था? आपकी जो लिखने की टेक्निक थी उसमें आपने जो वर्ड्स यूज करे थे, या अगर हम बात करें जो हेडिंग्स हो गई, लाइंस हो गई आपके पेपर में, तो वो आपने किस तरीके से आईसीआई की मटेरियल का यूज कर रखा था या आपने खुद से भी बना करके कुछ आपने लिखा था? नहीं, मैं ये मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि आप सब अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा, जब कुछ लोगों की सर्टिफाइड कॉपीज भी देखी आपके चैनल पे, कई बच्चों की मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की देखी, तो मैंने रियलाइज किया ना कि आईसीआई मटेरियल की लैंग्वेज लिखो तो आप बहुत सिक्योर जोन में हो, मतलब फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, आप पास हो जाओ। आईसीआई की ही लैंग्वेज है बिल्कुल डिट्टो। अब अंदर के पैराग्राफ तो सेम नहीं लिख सकता, लेकिन जो मेन कीवर्ड्स हैं कि अंडरलाइन करके आने हैं, हेडिंग्स और कीवर्ड्स आपको लगभग वही लिखने पड़ेंगे, कीवर्ड्स भी आपको वही लिखने पड़ेंगे। हाँ डेफिनेटली। आप ऐसे जैसे 11th-12th में करते थे कि हल्का बना के लिख दिया या ऐसे कर दिया, तो ऑडिट के पेपर में मैंने एक क्वेश्चन बना के लिखा था, उन्होंने मेरे को 0 दे दिया। अच्छा। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप बुक पढ़ो 6-7 बार। हाँ, ऑडिट के पेपर में उन्होंने मेरे को एक में 0 दे दिया क्योंकि मैंने बना के लिख दिया था, और बना के भी लिखने में ट्रिक होती है, वो सही नहीं था तो 0 ही मिलेगा उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप कोशिश करो कि आप सारी हेडिंग्स बुक में एटलीस्ट याद करते हो और कीवर्ड सारे याद करते हो और उनको लिख के आओ और उसके नीचे अंडरलाइन मार दो। बिल्कुल। तो उस सजेस्टेड आंसर से वो मैच कर जाता है, मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मनदीप,
काफी अच्छा लगा बात करके आपसे, और बहुत सारी चीजें आपने हमारे चैनल पे यहाँ पे शेयर करी, और ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो कि जो आपके छोटे भाई या स्टूडेंट हैं अभी जो सीए इंटरमीडिएट में हैं, तो उनके बहुत सारे डाउट्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे। कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसी चीजें आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली मैं जो लोग पढ़ रहे हैं मैं उनको ये भी थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कंटिन्यूअस थोड़ा सा जोश में ना आ जाएं कि नहीं नहीं मैं तो आग लगा दूंगा, मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा और मैं 9 महीने पढ़ता ही चला जाऊंगा। प्लीज ऐसे मत करो। कोई भी नहीं कर पाता है, तो आप क्या करो कि 6 दिन हफ्ते में सिंसियरली पढ़ा करो, मंडे टू सैटरडे। तो उससे क्या होगा कि आप 10-10 12 घंटे पढ़ोगे तो सैटरडे तक आते आते दिमाग खराब हो जाता है पूरी तरीके से। संडे को आप थोड़ा सा रिलैक्स करो और दिन में आधा घंटा एटलीस्ट अपने हेल्थ के लिए भी निकालो, क्योंकि मैंने नहीं निकाला। 9 महीने में एक सोफे पे ही बैठे 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 निकाल दिया। अब रियलाइज होता है कि यार मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं, 625 या जितने भी आए, तो मार्क्स भले ही 500 आते, लेकिन अब ये जो पेट निकल आया बाहर और ये सब चीजें हो रही है, तो इनका क्या किया जाए। तो फिर इसलिए आप थोड़ा सा मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी है जो भी आपका इंटरेस्ट है हल्का फुल्का उसको करते रहो, लेकिन सिंसियरली आप पढ़ाई करते जाओ। थ्योरी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो, प्रैक्टिकल में कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे क्वेश्चन करो। उसके बाद मेजोरिटी चांसेस है 4-5 रिवीजन करने के बाद, आरटीपीज एमटीज करने के बाद आप पास हो जाओगे, होपफुली हो जाओगे। चलिए मनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ शेयर करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। Thank you so much for coming to channel, and thank you so much from my side and all the subscriber of mine side. थैंक यू सो मच सर, बाय।